हेलो एवरीवन, मैं शिवम परीक्षा उत्तर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर्स के जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कस चल रहा है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो 2016 के क्वेश्चनों पे होगा, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप सभी लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं वॉच किया है तो आप सभी लोग उस पार्ट को अवश्य वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज का जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। यानी हमारा टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका जो लास्ट लेक्चर बचेगा उसमें हम लोग 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। यानी इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आपके 3 पार्ट में 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। और आप सभी लोगों के लिए जो ये सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग 2021 यानी 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीपीसीएस प्री का, उसकी डेट है वो भी कंफर्म हो चुकी है। डेट आपकी है 13 जून को, आपका जो एग्ज़ाम है 13 जून को है। और आप लोगों के पास जो समय है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप सभी लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि समय कम है तो आप लोग क्वेश्चनों को प्रीवियस क्वेश्चनों को आप अवश्य देखिएगा। उससे आप लोग को एक आइडिया लगेगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और आप सभी लोग क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों तक इस वीडियो का लाभ मिल सके सभी दोस्तों को। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का जो सेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं करंट इवेंट के सारे क्वेश्चन हैं, मैं करंट इवेंट के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको केवल यहाँ पे जो अदर क्वेश्चन है उन्हीं पे ध्यान देना है। आपको करंट इवेंट के क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपका 2016 पेपर है। इसमें जो करंट अफेयर्स आई है वो 2015 की सारी करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है। तो आप लोगों को जो तैयार करना है वो अप्रॉक्स 1 ईयर की करंट तैयार करना है। यानी आपका जो 21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी लोग 2020 और 21 की करंट को तैयार करके रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए वही सफिशिएंट रहेगी, ये वाली आपको करंट नहीं ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, जितने करंट अफेयर्स के आए हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को देखिएगा केवल, और आप लोग करंट जो तैयार करिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग करंट तैयार करिएगा अप्रॉक्स 1 ईयर की, यानी 2020 और 2021 की करंट आप लोग तैयार कीजिएगा, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। तो 2015 की बात कर रहा है कि उस समय जो हाल ही में खोजी गई थी विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी थी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणु की मदद से एक नए पदार्थ की खोज की थी। उसका जो नाम था वो क्या था? उसका नाम था एड्रोहेड्रल फ्लोरीन का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया था, जिसे विश्व का सर्वाधिक महंगा पदार्थ माना जा रहा था। इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? 167 मिलियन, यानी 167 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम आंकी गई थी इसकी जो कीमत थी। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो कौन जो थी वो उस समय, नहीं 2015 का जो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपका है कि आपसे पूछा गया है कि उस समय जो निर्मल भारत अभियान था उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो कौन था। तो 1999 में प्रारंभ आपका जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो था को 2012 में निर्मल भारत अभियान के रूप में पुनर्सर्जित किया गया था, तथा बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कि इसको जो विद्या बालन थी इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान को स्वच्छ भारत मिशन में समाहित कर दिया गया। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान को किस में समाहित किया गया है? इसको स्वच्छ भारत मिशन में समाहित किया गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी कादिता और ए मैकडोनाल्ड जो है निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी हैं। तो आपको बताना है ये किस देश के निवासी हैं।
तो ये जापान और कनाडा के निवासी थे। कहाँ के? जापान और कनाडा के। 2015 का जो भौतिक शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था न्यूट्रिनो स्पंदनों या न्यूट्रिनो के प्रकारों में परिवर्तन की खोज के लिए जो इनको पुरस्कार दिया गया था, किसकी खोज के लिए? न्यूट्रिनो स्पंदनों या न्यूट्रिनो के प्रकारों में परिवर्तन की खोज के लिए संयुक्त रूप से जापान के तकाकी काजिता और कनाडा के आर्थर वी मैकडोनाल्ड को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गईं, जो 2015 में आयोजित था। यानी कहाँ पे ये हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन हुआ था 2015 में, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? पाकिस्तान में। तो आपके पाकिस्तान के 2015 में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 2015 को इस्तांबुल प्रक्रिया की रूपरेखा के तहत 5वीं हार्ट ऑफ एशिया जो हुई थी वो मंत्र स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? या इसका जो हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 9 दिसंबर 2015 को किया गया था। कहाँ पे? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन वहाँ पे किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की जो संख्या है हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई, यानी कितनी इनकी जो है वो इनकी संख्या है आपको बताना है। तो कितनी संख्या इनकी पहुंच गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो एजेंसी के द्वारा दिसंबर 2015 में एक आंकड़ा जारी किया गया था, उनके अनुसार 2015 में जो हुआ था कि यूरोप में समुद्र के रास्ते पहुंचने वाले शरणार्थियों में विस्थापित जो संख्या थी वो 1 मिलियन से अधिक पर पहुंच गई थी। कितनी? 1 मिलियन से अधिक पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 मिलियन से अधिक पहुँच गई थी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या है कि इसको जो जारी किया गया था वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया इस आंकड़े को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? किससे? मतलब अब प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। तो कौन सा ऐसा देश है आपको बताना है। तो जो फिलीपींस है, कौन सा देश? फिलीपींस जो है वो अपनी नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए राजधानी का निर्माण कर रहा है। ये 2015 की करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपका आया था। तो इसके तहत क्या था कि आपकी जो मनीला राजधानी थी, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला, तो ये क्या है? आपदाग्रस्त है। ये आपदाग्रस्त होने के कारण इसके पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस जो है वह क्लार्क सिटी का जो विकास हो रहा है वो इस वैकल्पिक राजधानी के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका जो मतलब जो क्लार्क सिटी का जो विकास हो रहा है वो फिलीपींस की राजधानी है या एक क्या है? वैकल्पिक राजधानी के रूप में। और उसकी जो मनीला राजधानी वो आपदाग्रस्त है होने की स्थिति में इसका विकास किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका फिलीपींस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलीपींस देश है जो वैकल्पिक राजधानी का विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो कौन जो है वो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है? तो संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के आर्टिकल 76(4) के तहत जो है भारत का जो महान्यायवादी है, कौन है? भारत का जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका जो क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पुस्तक से आया था, जो परीक्षा मंडल के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं पुस्तकें, और पेज नंबर था आपका 176। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था? तो किसको टाइम मैगजीन के द्वारा 2015 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था आपको बताना है। तो जो एंजल मार्केल जो हैं इनको टाइम मैगजीन के द्वारा 2015 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, और अभी तक जो है वो अब तक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो चुनी गई हैं केवल चौथी महिला हैं, मतलब अब तक चौथी महिला हैं ये एंजल मार्केल।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल मार्केला। ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 2016 जो करंट अफेयर्स है उससे आया था, पेज नंबर आपका था 143। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया। तो किसका जन्म दिवस मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर यानी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस यानी कि निर्धनों की सेवा हेतु लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे किसके द्वारा, दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि किसको, कि पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका जो जन्म दिवस होगा उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो मैंने 2011 का आपका सेंसस है उसके अनुसार पूछा गया इसमें कि भारत के किस समुदाय में सबसे कम जो है वो लिंगानुपात है। सबसे पहले हम समझते हैं लिंगानुपात किसे कहते हैं। देखो, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो भारत के किस समुदाय में सबसे कम जो है लिंगानुपात है। तो आपका जो सिख समुदाय है क्या है, जो आपका सिख समुदाय है वो 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो लिंगानुपात है इसमें सबसे कम लिंगानुपात है, किसमें, सिख समुदाय में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर, तो इसमें दिया गया है जो सबसे कम लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, सिख समुदाय में। कितना है, 903 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पे, यानी 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की स्थिति है वो कितनी है, 903 है। कितनी, 903 है। उसके बाद में आपका मुस्लिम समुदाय आता है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 951 है। उसके बाद में आता है जैन समुदाय, यहाँ पे 954 है। उसके बाद में आता है बौद्ध समुदाय, उसमें उसका कितना है, उसका है 965। उसके बाद में अदर भी हैं। तो यहाँ पे जो सबसे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया तो सबसे जो आपका कम लिंगानुपात है वो किस में है, वो सिख में सबसे कम है। कितना है, 903, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे 903 जो हैं महिलाओं की स्थिति है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं कहाँ। तो प्रथम महिला कौन है आपको बताना है। तो वहाँ पे 12 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब में स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मत देने तथा चुनाव लड़ सकने का अधिकार प्रदान किया गया था। कब, 2015 में सऊदी अरब में पहली बार उनको क्या किया गया था, स्थानीय चुनाव में, मतलब चुनाव में मतदान देने का और चुनाव लड़ने का इनको पहली बार वहाँ पे अधिकार मिला था। तो सलमा बिन्त जो हिजाब अल उतैबी इस चुनाव में सऊदी अरब की पहली निर्वाचित महिला नेता बनी थी कि मक्का की स्थानीय परिषद के लिए इनको निर्वाचित किया गया था। तो किसको किया गया, तो सलमा बिन्त को किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडल स्टीन 7X संबंधित है। तो आपका ये किससे संबंधित है। तो आपका जो वेंडल स्टीन 7X है ये आपका जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स द्वारा स्थापित आपका जो है प्रायोगिक स्टीलेटर नाभिकीय संलयन संयंत्र है, जिसका जो निर्माण हुआ है वो अक्टूबर 2015 में पूर्ण हुआ है। यह एक भौतिकविद लाइमन स्पिट्जर की स्टीलेटर संकल्पना पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्या है, संलयन संयंत्र है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संलयन संयंत्र है। या संयंत्र जो है वो नाभिकीय संलयन विद्युत की संकल्पना को साकार कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 30 मिनट से अधिक समय तक प्लाज्मा को सुपर हार्ड बनाए रखने में सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। आपका क्या, वेंडल स्टीन 7X जो है वो किससे संबंधित है, वो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था जो लागू है? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। तो अभी अगर देखें हम लोग तो एक यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई है, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 255 मार्च 2015 में जो प्रस्तुत की गई थी, उसके अनुसार जो 28 देशों में अनिवार्य मतदान संबंधी प्रावधान है, जिनमें से क्या होता है, जिनमें से अधिकांश अध्ययनों के आकलन के अनुसार लगभग केवल 14 देशों में इसे लागू किया गया था। यानी अनिवार्य जो मतदान संबंधी प्रावधान है वो तो 28 देशों में है, लेकिन इसे अगर लागू जो किया गया तो केवल 14 देशों में ही लागू किया गया था। तो ऑप्शन में कहीं पर भी ना तो 28 दिया है आपको, ना तो कहीं पर 14 दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल था। और ये क्वेश्चन ऐसा हर साल होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा हर साल होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके डाउटफुल होते हैं, या तो क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट किया जाता है या वो डाउटफुल चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है? यानी वहाँ पे पहले क्या था, वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है, अब वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है। तो ऐसा किस देश ने किया है आपको बताना है। तो आपका 27 दिसंबर 2015 को चीन की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1 जनवरी 2016 को। उसमें क्या किया गया था, उसमें कहा गया था कि सभी चीनी दंपतियों को 2 बच्चे उत्पन्न कर सकने देने का निर्णय पर मोहर लगाई गई थी। यानी 2016 में 1 जनवरी को सभी चीनी दाम्पत्यों को 2 बच्चे उत्पन्न करने की अनुमति पर मोहर लग गई थी। इसके अनुसरण में अब 1 जनवरी 2016 से एक संतान नीति औपचारिक रूप से यानी समाप्त कर दी गई। कब से? 1 जनवरी 2016 से। तो किस देश ने किया है? तो ये चीन देश ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है। तो ये आपकी जो पुस्तक है कारगिल टर्निंग द टाइड है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है। तो इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो मोहिंदर पुरी ने लिखा है। किसने? मोहिंदर पुरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? कारगिल टर्निंग द टाइड। तो राइट आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग ITPL 2015 में जो राफेल नडाल ने खेला था, किसकी तरफ से इन्होंने खेला था राफेल नडाल ने? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इन्होंने किसकी तरफ से खेला था? तो जो राफेल नडाल थे उन्होंने भारत में जो आपका संपन्न हुआ था इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग ITPL 2015 में स्पेन के राफेल नडाल ने इंडिया एसेज टीम की ओर से प्रतिभाग किया था। यानी इन्होंने किसके तरफ से खेला था? इन्होंने इंडिया एसेज टीम की ओर से खेला था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंडिया एसेज की ओर से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था? यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, ठीक है, कि क्या है कि 112 वर्ष की बुजुर्ग जो महिला है उनको ग्राम प्रधान चुना गया है। तो ये रिकॉर्ड की एक बात है। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश में नवंबर दिसंबर 2015 में जो चुनाव आपके पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक के जो अदमामो ग्राम की जो था, वहाँ की जो ग्राम प्रधान थी उनको 12 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो नौरोजी देवी थी उनको चुना गया था। तो ये आपका एक रिकॉर्ड था कि 112 वर्ष की ग्राम प्रधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि रघुवीर चौधरी ने, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिस साहित्य को संपन्न किया है वो हैं। तो उस साहित्य को जो संपन्न किया है तो वो कौन है? तो मतलब किस भाषा में है, तो कौन है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 29 दिसंबर 2015 को रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 के लिए 51 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी। कब? 2015 की 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी। वे सम्मान जो पाने वाले गुजराती भाषा के अब तक के कुल चौथे साहित्यकार थे। किस भाषा के? गुजराती भाषा के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगी। गुजराती भाषा के अब तक के चौथे साहित्यकार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे भारत के सभी राज्यों के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की जो रैंकिंग मिलानकर है वो नीचे दिए गए कोड से आपको उत्तर बताना है। यानी यहाँ पे भारत के राज्य दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पे सूचकांक के आधार पर आपको बताना है कि किसकी रैंकिंग है, वो कौन सी रैंकिंग है। यानी यहाँ पे आपके स्टेट दिए गए हैं और यहाँ पे रैंकिंग देश दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है। यानी किस देश की जो रैंकिंग है किस राज्य से सुमेलित है आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका जो केरल है, केरल जो है इसकी पोजीशन किसके साथ है? इसकी जो पोजीशन है वो केरल के साथ है। किसके? केरल के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में जो गुजरात है उसकी पोजीशन किसके साथ है? उसकी होंडुरास के साथ है उसकी पोजीशन। उसके बाद में आपका जो उत्तर प्रदेश है उसकी पोजीशन किसके साथ है? उसकी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और उसके बाद में आपका जो महाराष्ट्र है इसकी जो पोजीशन है वो है दक्षिण अफ्रीका से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना, कौन सी सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी? तो किस बैंक के द्वारा इसको मतलब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। तो आपकी जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के द्वारा इसको 2015 में यानी 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसको किस लिए प्रारंभ किया गया था? इसका एक उद्देश्य था कि यह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग में सुविधा उद्देश्य से प्रारंभ देश का पहला क्रेडिट कार्ड है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसको विकसित किया गया था। किसको? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको एसबीआई ने मतलब इसको एसबीआई ने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पियो अलोंजा वोल्ट जोवेक संबंधित हैं। तो किस देश से संबंधित हैं ये? तो आपकी जो 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2015 को जो खिताब मिला था वो 20 दिसंबर 2015 को जीतने वाली पिया अलोंजा वोल्ट जोवेक फिलीपींस की थी। कहाँ की हैं? ये फिलीपींस की निवासी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर्स से हैं यानी करंट इवेंट के सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो आप लोगों को अभी के जितने भी करंट के क्वेश्चन की ध्यान नहीं देना है, आपको 2020 और 21 की करंट को ही तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया। यह भ्रष्ट आचरण जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित था ये आपको बताना है। तो आपका जो दिसंबर 2015 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा रेलवे की ब्रांड जो जल नीर है, रेल नीर से संबंधित घोटाला में रेलवे के जो 2 पूर्व मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को कुछ व्यवसायी तथा 8 कंपनियों के विरुद्ध जो चार्जशीट जो थी वो दाखिल की गई थी। इन पर मिली भगत से जो है रेल नीर के स्थान पर सस्ते पैकेट के मतलब के द्वारा विक्रय द्वारा रेलवे को 19.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये आपका जो घोटाला था वो किससे संबंधित था आपको बताना था। ये रेल नीर से संबंधित घोटाला था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेल नीर से संबंधित ये घोटाला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत ने बाराक 18 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित किए? यानी भारत ने बाराक 8 जो मिसाइल है वो नेक्स्ट जनरेशन वाली जो निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो इसको जो है किसके देश के साथ विकसित किया गया है? तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो भारत ने बाराक 8 मिसाइल जो है वो इसको जिसे क्या हम बोलते हैं, जिसको LRSAM नाम दिया है। क्या है? इसको इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। सतह से हवा में मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र के 29 से 30 दिसंबर 2015 को अरब सागर में INS कोलकाता से 2 सफल इसके परीक्षण
किए गए थे। तो कहाँ से किए गए थे? इसके अरब सागर में INS कोलकाता से 2 सफल परीक्षण इसके किए गए थे। और किसके सहयोग से विकसित किए गए थे? तो इसको किसके सहयोग से? इसको जो किया गया वो इजराइल के सहयोग से इसको विकसित किया गया था। कब किया गया? 2015 में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया था ये करंट अफेयर्स की जो एयर बुक आती है परीक्षा मंथन के द्वारा, उसी से आपका ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो आपकी जो नेलांग घाटी है वो किस राज्य में लोकेटेड है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, जैसा कि सभी को पता होगा। तो आपकी जो नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो भारत चीन सीमा के जो निकट आपकी नेलांग घाटी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। इसे जो क्या हुआ था, इसे 1962 यानी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पहली बार मई 2015 में पर्यटकों के लिए इसको खोला गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसका भी इसको 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्हें इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें वो हैं जीती? क्या 13 सीटें यानी जीती थी 2015 के चुनाव ने एक रिकॉर्ड बनाया था। तो किस देश में पहली बार हुआ था ऐसा? तो ये सऊदी अरब में ऐसा हुआ था पहली बार। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है ये पहले, क्योंकि वहाँ पे 2015 में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था और वहाँ पे उनको चुनाव में लड़ने का भी अधिकार मिला था। तो 2015 में क्या हुआ था? सऊदी अरब में हुए स्थायी निकाय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान एवं चुनाव लड़ने के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जो है भारत में नवीनतम है? तो आपको बताना है तो कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो आपकी जो गोंडवाना चट्टान प्रणाली है ये भारत में नवीनतम है। क्या है? नवीनतम। आपकी जो चट्टान प्रणाली में नवीनतम चट्टान प्रणाली में गोंडवाना आपका हो गया। उसके बाद में आपकी जो ऊपरी पुराजीव, निचले मध्यजीव काल्की हैं। इसके बाद का आपका जो है काल्कियम दृष्टिया हम देखें तो आपका विंध्यन हो गया जो ऊपरी पागजी काल्की हैं। उसके बाद में कुड़प्पा, उसके बाद में धारवाड़ आपकी हो गई। उसके बाद में ये सब क्या है? ये नवीनतम आपकी क्या है? ये नवीनतम चट्टान प्रणाली हैं। तो भारत में नवीनतम जो है चट्टानें कौन सी हैं? आपकी सबसे पहले आपकी आती है क्या? सबसे पहले आती है आपकी गोंडवाना, फिर उसके बाद विंध्यन हो गया, कुड़प्पा, फिर उसके बाद में धारवाड़। तो पूछा गया तो नवीनतम आपकी सबसे पहले गोंडवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे दिया फुहान, उसके बाद में दिया आल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्टर राइन घाटी और खमसिन मिस्र। तो आपको कौन सा ऐसा सुमेलित जो है वो नहीं सुमेलित आपको बताना है। ये एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए जहाँ पे नहीं शब्द दिया है तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी उसका राइट आंसर दीजिएगा। क्योंकि उसको नहीं के चक्कर में उसको सही करके उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये कौन से जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो आपकी जो मिस्टर जो है राइन घाटी आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पबनों में से फुहान पबने जो हैं वो आल्पस पर्वत क्षेत्र में, बोरा पोलैंड में तथा खमसिन जो है वो मिस्र क्षेत्र में चलते हैं। तो आपकी जो इसमें दिया है पबनों में से फुहान पबने जो हैं वो आल्पस पर्वत क्षेत्र में हैं। कहाँ है? फुहान पबने आल्पस पर्वत क्षेत्र में है। उसके बाद में आपकी बोरा पोलैंड तथा उसमें खमसिन जो मिस्र में चलती हैं। जबकि आपकी जो मिस्टल पबने हैं वो मुख्यतः फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलने वाली पबने हैं। कहाँ पे? ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलने वाली पबने हैं। राइन घाटी क्षेत्र में फुहान पबने ही चलती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो राइन घाटी है यानी जो राइन घाटी है इसमें कौन सी पबने चलती हैं? इसमें यहाँ पे फुहान पबने ही चलती हैं। लेकिन मिस्टल जो है वो कहाँ पे चलती हैं? वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से
सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी इनको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आ जाएगी सुपीरियर, कौन सी सुपीरियर आ जाएगी, ऐसे लगाते हैं, ये सुपीरियर आपकी आ जाएगी 4 नंबर। उसके बाद में आपकी जो है वो है विक्टोरिया, 3 विक्टोरिया हो जाएगी। उसके बाद में आपकी है बैकाल, 2 नंबर बैकाल हो जाएगा। उसके बाद में आपकी आती है ग्रेट बैरियर, क्या है ग्रेट बैरियर, फर्स्ट हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में दिया, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको लगाना है। अगर हम बात करें इसकी जो आपकी ग्रेट बैरियर झील जो है, ग्रेट बैरियर जो झील है वो कनाडा में है, वो 31,080 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आपकी रूस में बैकाल झील है। उसके बाद में आपकी विक्टोरिया झील होगी तंजानिया में। उसके बाद में आपकी सुपीरियर झील कनाडा एवं अमेरिका में। तो यानी यहाँ पे उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको उसका राइट आंसर बताना था, अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था इसको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ी जो आपकी झील है वो कैप्सियन सागर में है। कहाँ पे, कैप्सियन सागर झील जो है कैप्सियन सागर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 और 1। ये आपका जो क्वेश्चन आया था वो परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 908। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही कि आपको बताना है कि इसमें कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बंदरगाह दिए हैं और देश दिए, यानी कौन सा बंदरगाह किस देश में लोकेटेड है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका दिया है रॉटरडम नीदरलैंड्स। उसके बाद में यहाँ पे दिया है इगारका चीन। उसके बाद में माउंटविडियो उरुग्वे। उसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया। तो आपका यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में इगारका जो है वो चीन में नहीं है, ये बल्कि कहाँ पे स्थित है, ये रूस में स्थित है। कहाँ पे, ये रूस में लोकेटेड है आपका इगारका बंदरगाह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से आपको इसका राइट आंसर बताना है, यानी कूट के अकॉर्डिंग आपको इसका सही आंसर बताना है। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। तो हम लोग इसको यहाँ पे दिए हैं पर्वतीय दर्रा, क्या दिए हैं पर्वतीय दर्रा। और उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में दिया राज्य, यानी कौन सा जो पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपका आता है माड़ा, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला ये कहाँ पे है, नाथुला आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है, नाथुला आपका सिक्किम में है। उसके बाद में आपका जोजिला, ये कहाँ पे है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में आपका जो सिपकीला, ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, आपको बताना है। तो भारत सरकार के जो टी बोर्ड, यानी टी बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व के जो शीर्ष चाय निर्यातक देश थे उसमें आपका जो केन्या हो गया, उसके बाद में आपका श्रीलंका हो गया, उसके बाद में आपका चीन हो गया, उसके बाद में आपका भारत हो गया, उसके बाद में आपका वियतनाम 5वें नंबर में था। ये सभी क्या हैं, तो सबसे मतलब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा चाय का जो मतलब चाय का जो निर्यात करता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है। तो आपका जो केन्या यहाँ पे दिया है, केन्या ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केन्या। क्या हो जाएगा, केन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे दिया है सूची फर्स्ट, यहाँ पे सूची फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पे सूची फर्स्ट में जनजाति दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं। क्या दिए हैं, जनजाति दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं। तो ये आपकी जो खिरगिज जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपकी जो खिरगिज जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पे, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। ये उसके बाद में आपकी जो बुशमैन है ये कहाँ पाई जाती है, तो आपकी जो बुशमैन है
ये आपकी कालाहारी में पाई जाती है। उसके बाद में आपकी एनू है, ये कहाँ पे, ये आपकी जापान में पाई जाती है। उसके बाद में आपकी जो बद्दू है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी अरब में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 980, क्या था 980। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो किस दर्रे से होकर के लेह जाने का रास्ता है आपको बताना है। तो आपका कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, जो 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे जो से होकर जोजिला टनल बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जोजिला टनल बनाई जा रही है, जो लेह लद्दाख क्षेत्र से पूरे वर्ष हेतु संयोजकता से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ये याद रखिएगा, इसको क्या है, इस दर्रे से होकर जोजिला टनल बनाई जा रही है। तो किससे, जोजिला से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा जोजिला। एक जो आपका क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 989। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपको उत्तर बताना है। सूची फर्स्ट में घास के मैदान दिए गए हैं और सूची सेकंड में महाद्वीप दिए गए हैं, यानी कौन सी घास जो है वो किस महाद्वीप पर पाई जाती है, घास के मैदान। तो यहाँ पे दिया है लानोज। तो आपका जो लानोज है, ये घास का जो मैदान है, ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। स्टेपी ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका जो स्टेपी है ये यूरोप में है। कहाँ पे, ये यूरोप में हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो फेरीज है ये कहाँ पे है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में। और उसके बाद में आपकी जो वेल्ड घास का मैदान है ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 953 से 954। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। यानी कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र है वो सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो अगर हम बात करें 2010 और 11 के अनुसार कृषि संगणना जो हुई थी 10 और 11 के अनुसार प्रश्नगत में जो दिया गया है, जो सिंचाई का जो प्रतिशत है बात करें तो पंजाब में कितना है, पंजाब में 79.09% है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में जो है वो 72.17% है। उसके बाद में बिहार में 64.83% है। उसके बाद में आपका हरियाणा दिया गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जहाँ निबल सिंचाई जो है वो 13,426,000 यानी 13.43 मिलियन हेक्टेयर है। वही पंजाब में कितना है, पंजाब में है 3.95 मिलियन। तो राइट आंसर यहाँ पे मिल गया हमको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में क्या है कि नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तो भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जो 70% जो है से अधिक जो कॉफ़ी है वो अकेले पैदा करता है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है आपको बताना है। तो कॉफ़ी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करें 2014 और 15 के, तो इसमें आपका जो कर्नाटक है, तो सबसे ज़्यादा जो कर्नाटक उत्पादन करता है 71.32%, यानी 71.32% जो है वो कर्नाटक अकेले पैदा करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको उसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे दिया है सूची फर्स्ट में औद्योगिक क्षेत्र और उसके बाद में यहाँ पे दिया है देश यानी कंट्री, कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है आपका किनकी, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो किनकी आपका जो है वो जापान में स्थित है। कहाँ पे, किनकी आपका जापान में स्थित है। कैटन आपका जो कहाँ पे स्थित है, कैटन जो है वो चीन में स्थित है औद्योगिक क्षेत्र।
उसके बाद में आपका है लोरेन, ये आपका कहाँ पे स्थित है? लोरेन आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है। उसके बाद में आपका है वेलो हॉरिजॉन्टल जो है वो, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे? ये आपका ब्राज़ील में। कौन सा? बेलो हॉरिजॉन्टल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, सूची के अकॉर्डिंग आपको इसका राइट आंसर बताना है, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे दिया है केंद्र और उसके बाद में खनिज, यानी किस खनिज का कौन सा केंद्र है। तो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले फर्स्ट मकुम जो है वो इसका जो केंद्र है, यानी कौन सा खनिज है। तो आपका यहाँ पे सुमेलित करना है। तो मकुम जो है अगर इसको हम सुमेलित करते हैं तो ये कोयला, क्या इस कोयला से सुमेलित हो जाएगा। डल्ली राजहरा ये किससे सुमेलित हो जाएगा? तो ये आपका लौ एस का है। उसके बाद में आपका जो कोरापुट है ये क्या है? ये आपका जो कोरापुट है ये आपका बॉक्साइट से सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में आपका चित्रदुर्ग जो है वो मैग्नीज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है यहाँ पे। तो आपकी जो अनाईमुड़ी चोटी है, कौन सी? अनाईमुड़ी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। जो इसकी ऊंचाई है अनाईमुड़ी चोटी की 2694 मीटर है। कितनी? 2694 मीटर है। उसके बाद आपकी जो नीलगिरी श्रृंखला स्थित तमिलनाडु की जो आपकी देदा बेटा है चोटी, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर ऊंचाई के साथ ये इसके संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। यानी फर्स्ट स्थान पे आपकी अनाईमुड़ी है और उसके बाद में सेकंड स्थान पे आपकी जो आती है वो दोदा बेटा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपकी जो अनाईमुड़ी है ये कहाँ पे है? ये केरल में स्थित है। उसके बाद में आपकी जो दोदा बेटा है ये जो दोती ऊंचाई के साथ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो यहाँ पे है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे जो बांध हुए हैं, यानी किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। तो आपका जो तिलैया बांध है वो कहाँ पर बंधा हुआ है, आपको बताना है। उसके बाद में आपका जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ बना हुआ है, किस नदी पे। उसके बाद में आपका नागार्जुन सागर बांध है। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध है। तो आपको बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें सरदार सरोवर बांध, तो ये आपकी नर्मदा नदी पे बना हुआ है। उसके बाद में आपका जो तिलैया बांध है ये कहाँ पे है? ये कोनार नदी पे नहीं, ये आपका जो है वो बराकर नदी पे है। कौन सी? बराकर नदी पर है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद में आपका जो नागार्जुन सागर बांध है ये आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व वाला ऐसा कौन सा राज्य है 2011 के सेंसस के अनुसार, आपको बताना है यहाँ पे। तो सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका जो घनत्व सबसे ज़्यादा है वो किस राज्य में है? वो सबसे ज़्यादा घनत्व जो बिहार राज्य में है। कहाँ पे? बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व। वहाँ पे कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल आता है, वहाँ पे 1028 है। उसके बाद में आपका केरल आता है 860 है। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे 829। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा बिहार में कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित जो आपके शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं वो सम्मिलित हैं, आपको बताना है। तो भारतीय पर्यटन के आपका जो स्वर्ण त्रिभुज में शामिल 3 आपके ऐतिहासिक शहर हैं, कौन से? आपका आगरा हो गया,
दिल्ली हो गया, उसके बाद में आपका जयपुर हो गया। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आगरा भी इसमें सम्मिलित है, दिल्ली भी आपका सम्मिलित है, इसमें आपका जयपुर भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के जो आपका उत्तरी भाग है को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है, वो क्या नाम है? तो आपका जो अन्य नाम से जाना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कोंकण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको कोंकण। आपके भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट यानी मुंबई गोवा क्षेत्र के नाम से, जबकि दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? इसको मालावा तट यानी केरल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, कोंकण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोंकण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, आपको बताना है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है आपको बताना है। कौन सा ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। तो यहाँ पे असम राज्य में स्थित है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है कि आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है कि आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित है। तो आपका जो ताती पाका तेल शोधनशाला है वो, ये आपकी जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके आंध्र प्रदेश की पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी गोदावरी जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट दिया है यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित करती है। उसके बाद में सेकंड पे दिया है केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। उसके बाद में क्या है? थर्ड पे दिया गया है राज्य योगदान 25% है। और उसके बाद में आपको बताना है इसमें कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कथन है और उसके बाद में आपका जो सेकंड कथन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ये व्यवस्था है इस योजना के अनुसार इसकी जो साझेदारी की बात करें हम तो वित्त पोषण की जो व्यवस्था की गई इसमें कुल लागत का 75% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा और सहायता जो है सब्सिडी तथा 15% राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कितना? 15% जो है वो राज्य सरकार की सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जबकि इसमें आपका जो शेष 10% बचता है वो आपका शेष 10% है वो लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। क्या है? उसको 10% जो है वो लाभार्थी के द्वारा इसको वहन किया जाता है। यानी इसमें जो है 75% इसमें केंद्र सरकार, 15% जो है क्या राज्य सरकार, उसके अंदर 10% जो है वो लाभार्थी के द्वारा इसको वहन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो आपका जो चेन्नई है, तो जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून काल में अगर नगरों में सबसे कम वर्षा वाला आपको जो नगर है वो चेन्नई है। यहाँ पे अधिकांश वर्षा जो होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अक्टूबर दिसंबर में के मध्य में होती है। यानी पश्चिमी मानसून यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे आपका जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अक्टूबर में अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में यहाँ पे वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया है गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। उसके बाद में आपका वी दिया है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। उसके बाद में आपका दिया है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। उसके बाद में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को प्रसार करना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, तो बैंकिंग अधोसंरचना को जो सिकोड़ना है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई कि बैंकिंग अधोसंरचना को यहाँ पे सिकोड़ने की बात नहीं कही गई। यहाँ पे जो बात की गई है इसको बढ़ाने की बात की गई। यानी आपका जो वित्तीय समावेशन उद्देश्यों में आपकी जो बैंकिंग व्यवस्था है
उसको क्या करना है, उसको विस्तृत करते हुए गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। क्या करना है, वित्तीय सेवाओं को विस्तार करना है। उसके बाद में क्या है, कमजोर वर्ग की जो संभावित समृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको क्या है, वित्तीय सेवाओं का प्रसार शामिल है इसमें। यानी इसको वित्तीय सेवाओं को सिकुड़ना नहीं है, इसका उद्देश्य यही है कि वित्तीय सेवाओं को और ज़्यादा विस्तृत करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था। पेज नंबर आपका था 744 से 745। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया है वो दशक दिया है, उसके बाद में आपको जनसंख्या की 10 की वृद्धि की बात की गई यहाँ पे। तो ये मतलब कितना प्रतिशत हुआ था जो वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पे कौन से युग जो है यहाँ पे सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 2001 और 2011 क्या है, जो 2001 और जो 2011 दिया है, तो यहाँ पे दिया 19.05%। कितना है, 19.05% जो वृद्धि है 2001 और 2011 में हुई थी। अगर बात करें जनगणना यानी आपका जो सेंसस है 2011 की आंकड़ों के अनुसार बात करें, तो इसकी जो 10 की वृद्धि हुई थी वो 19.05 ना होकर के इसकी जो वृद्धि हुई थी वो 17.7% के स्तर पर ही है। कितनी है, 17.7% ही हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है वो शहरी अधोसंरचना विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, जहाँ पे नई क्वेश्चन को दिया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। तो कौन सी योजना जो है वो नहीं इसमें सम्मिलित है, तो आपको बताना है। तो आपकी जो डिजिटल भारत योजना है, क्या है, डिजिटल भारत योजना है, वो इसमें नहीं सम्मिलित है। क्योंकि अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो आपकी जो नई योजनाओं में आपका स्वच्छ भारत मिशन, शहरी घटक शहरों में स्वच्छता एवं सफाई तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना के विकास से संबंधित है। आपका जो स्मार्ट सिटी है, जो इसके अंतर्गत क्या है, स्मार्ट सिटी योजना के देश के 100 चयनित शहरों में बुनियादी संरचनाओं सुविधाओं को विकास करना है, उन्हें स्मार्ट शहरों के रूप में डेवलप करना है, यानी स्मार्ट शहरों के रूप में इनको विकसित करना है। उसके बाद आपका जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, उसके बाद में ऑगमेंटेशन योजना हृदय, यह क्या है, यह देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले चुनिंदा शहरों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन से संबंधित है। यानी जो आपकी हृदय जो आपकी जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत क्या है, जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है उनको क्या है, उनके चुनिंदा शहरों को धरोहर के में उनका संरक्षण करना है। इन शहरों में आपको बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ शहरी अवसंरचना विकास भी शामिल है, यानी बेहतर वहाँ पे बेहतर व्यवस्था आप करना है, उसका डेवलपमेंट वहाँ पे है। और उसके बाद आपका जो डिजिटल भारत योजना का उद्देश्य है वो है डिजिटल आधार पर सशक्त एवं समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना। क्या है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो डिजिटल आधार पर क्या है, सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है तथा और इसमें सार्वभौमिक दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड संपर्क हेतु कोर आईसीटी क्या है, कोर आईसीटी अवसंरचना का विकास और नागरिक सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी शामिल है। क्या है, नागरिक सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी शामिल है। इस आधार पर यदि ये सभी योजनाएं जो हैं वो शहरी अधोसंरचना के विकास से किसी न किसी रूप में संबंधित मानी जाती है आपकी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो आपको बताना है। तो 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो संविधान के जो आपका आर्टिकल है 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2015-20 अवधि हेतु केंद्र और राज्यों के मध्य जो आपका वित्त बंटवारा का जो मामला होता है उससे संबंधित प्रदान करने के लिए 2 फरवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी, आपके जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे वाई.बी. रेड्डी जी के अध्यक्षता में इसका अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में आपके जो 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को अपनी जो रिपोर्ट थी वो संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण के रूप में 24 फरवरी 2015 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बी रेड्डी, यानी 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन थे, वो वाई बी रेड्डी थी। तो आपका ये थर्ड लेक्चर था, सॉरी थर्ड नहीं, आपका ये सेकंड लेक्चर था। ये आपका जो क्वेश्चन आया था करंट अफेयर ईयर बुक से आया था, तो ये आपका सेकंड लेक्चर था और इसमें हम लोग कंप्लीट किए थे 2016 के क्वेश्चनों को। और इसके बाद का जो आपका लेक्चर होगा, यानी आपका लास्ट लेक्चर होगा 2016 का, तो उसमें हम लोग 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, यानी सारे क्वेश्चंस आपके थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप सभी लोग, मैं फिर बोलूँगा, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो सभी लोग अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।